વાત કરવી છે ભરૂચની. ભરૂચ લોકસભા સીટની વાત કરીએ તો ચૈતર વસાવાને લઈને લોકોનું મન બનેલું છે કે આવશે તો વસાવા, પરંતુ મનસુખ વસાવા નહીં, ચૈતર વસાવા. તેની ચર્ચાઓની વચ્ચે આજે ભરૂચ ખાતે રાજ્યસભાના સાંસદ ઇમરાન પ્રતાપગઢીએ જનસભા સંબોધી ભાજપ પર આકરા પ્રહાર કરવામાં આવ્યા છે. राहुल गांधी ने 4000 किलोमीटर की पदयात्रा थी. मैं भी एज ए पदयात्री भारत यात्री के तौर पर राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में था. हमें यह समझना पड़ेगा कि राहुल गांधी घर पैदल पड़ी, ये समझना पड़ेगा. हमें यह समझना पड़ेगा कि 6500 किलोमीटर की यात्रा जो मणिपुर से मुंबई हुई, 4000 किलोमीटर की पद यात्रा जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक हुई, ये किसके लिए थी यात्रा? ये हमारे मुद्दों की यात्रा थी. राहुल गांधी ने देखा कि 700 किसान आत्महत्या कर रहे हैं, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, 10 साल में 20 करोड़ रोजगार नहीं दे पाए. आपको शर्म? सही बात है. आपने कहा था हम महंगाई दूर करेंगे. गुजरात की जनता ने, देश की जनता ने भरोसा किया, वोट करा, लेकिन आप अपनी बहनों को, अपनी माओं को पूछना घर में जाकर कि रसोई की एक भी चीज सस्ती हुई है? नहीं हुई. गैस का सिलेंडर 400 रुपए का था, आज 1100 रुपए में बिक रहा है. एक शायरी के साथ खत्म करता हूं. हमारे बीच में हमारे कैंडिडेट भी हैं, ये भी बोलेंगे. हमसे दूर जाओगे कैसे, हमसे दूर जाओगे कैसे, दिल से हमें भुलाओगे कैसे. हम वो खुशबू है जो देश की मिट्टी में बसती है, अपनी मिट्टी से दूर रह पाओगे कैसे. तो जाते जाते जो राहुल गांधी ने गारंटी की बात की है, जो न्याय देने की बात की है, उस पर मैं रोशनी डालना चाहता हूं. राहुल गांधी ने यह वादा किया है कि जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनेगी, हम किसानों का कर्जा माफ कर देंगे, हम खेडूतों का कर्जा माफ कर देंगे. राहुल गांधी ने एक और गारंटी दी है कि जितने भी स्टूडेंट युवान ग्रेजुएट कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं, जैसे ही ग्रेजुएशन और डिप्लोमा खत्म होगा, पहले साल में उसको पक्की नौकरी देने का काम करेंगे और ट्रेनिंग के लिए हर साल 1 लाख रुपए देने का काम करेंगे. परिवार में से एक महिला को हर महीने 8,500 रुपए और एक साल में 1 लाख रुपए देने का काम कांग्रेस की सरकार करेगी, डायरेक्ट उनके अकाउंट में. तो साथियों, ये भारत का निर्माण कांग्रेस ने किया, देश को आजादी कांग्रेस ने दिलाई. राहुल गांधी पर भरोसा करिए और इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट को भरूच से जिताइए. आने वाली 7 मई को आपको बूथ पर जाना है और न सिर्फ भरूच के मुस्तकबिल का फैसला करना है, बल्कि हिंदुस्तान के मुस्तकबिल का भी फैसला करना है. अगर आपको यह लगता है कि यह इलेक्शन सिर्फ आम इलेक्शन है, अगर आपको लगता है कि इलेक्शन सिर्फ एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनने का इलेक्शन है, तो गलतफहमी के शिकार हैं आप. दरअसल ये इलेक्शन 2 विचारधाराओं का इलेक्शन है. एक तरफ वो लोग खड़े हैं जो सुबह शाम ये कह रहे हैं कि हमें मैंडेट दीजिए, हमें बहुमत दीजिए, क्योंकि हमें हिंदुस्तान का संविधान बदलना है. चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के अनंत हेगड़े हो, लल्लू सिंह हो, ज्योति मिर्धा हो, या फिर भाजपा के पोस्टर बॉय अरुण गोविल हो, ये सब कह रहे हैं कि हमें बहुमत दीजिए क्योंकि प्रधानमंत्री जी को संविधान बदलना है. और एक तरफ इंडिया अलायंस खड़ा है जिसके नेता कह रहे हैं कि हम अपनी आखिरी सांस तक इस मुल्क के संविधान को न बदलने देंगे, न इसे पामाल होने देंगे. ये लड़ाई बहुत अहम है. मेरी आंखों के सामने भरूच के लोग खड़े हैं. ये वो सरजमीन है जहां खड़ा होकर के मैं मरहूम अहमद पटेल साहब को याद कर रहा हूं, उनकी यादों को जिंदा करने की कोशिश कर रहा हूं. चांद तारे बुझ गए, सूरज सवाली हो गया, एक तेरे जाने से सारा शहर खाली हो गया. बड़ा नुकसान, इसमें कोई दो राय नहीं. आज वो होते तो शायद हालात कुछ और होते. हम उन्हें याद करते हैं, उन्हें खराज अकीदत पेश करते हैं. लेकिन मेरे भाई, हमें यह समझना है कि यह लड़ाई कितनी जरूरी है. एक तरफ सरकार के वो लोग हैं जो झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं, हर दिन झूठ बोले जा रहे हैं.
मैं हिंदुस्तान के अलग अलग सूबों से चुनाव प्रचार करता हुआ यहां पहुंचा हूं। केरल हो, उत्तराखंड हो, जम्मू कश्मीर हो, बिहार हो, बंगाल हो, उत्तर प्रदेश हो, आज यहां हूं, परसों आंध्र प्रदेश में रहूंगा। पूरे देश में चुनाव प्रचार करके यहां पहुंचा हूं। भरूच वालों, गुजरात वालों, चैनलों पर चाहे जो माहौल बनाए प्रधानमंत्री जी की इतने पार उतने पार, सब झूठ है। जैसे 15 लाख वाला जुमला था वैसे वो भी जुमला ही है और कुछ भी नहीं। तो किसी मुगालते में, किसी झांसे में मत आइएगा। टीवी चैनलों पर भाजपा जीत रही है, लेकिन जमीन पर, ग्राउंड पर इंडिया अलायंस चुनाव जीत रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, पूरे देश में मैं एक नारा सुनता हुआ आया हूं कि दक्षिण भारत में यानी कि साउथ इंडिया में भाजपा साफ और नॉर्थ इंडिया में भाजपा हाफ। ये कितना भी जुमला दे कि इतनी सीटें आ रही हैं, उतनी सीटें आ रही हैं, सब झूठ है। राहुल गांधी जी ने पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा ना कि भाजपा इस इलेक्शन में 180 सीट का आंकड़ा नहीं पार करेगी। अब अगर राहुल गांधी ने कहा है तो इसे पत्थर की लकीर समझा जाए। नहीं पार करेगी भाजपा इस इलेक्शन में 180 सीट का आंकड़ा। 2 फेज के इलेक्शन हो चुके हैं। आप तो नरेंद्र मोदी जी को ज्यादा पहचानते हैं, उनके चेहरे के हाव भाव आप लोगों से ज्यादा कौन समझता है। आपने तो महसूस कर लिया होगा कि इन दिनों जबान में न तो वो तेजी है, न चेहरे पर वो जोश है, जज्बा है, क्योंकि 2 फेज के इलेक्शन में जमीन नीचे से खिसक चुकी है। और ये बात उन्हें अच्छे से पता है, क्योंकि गमों की आंच में भी मुस्कुरा कर चलना पड़ता है। ये दुनिया है, यहाँ चेहरा सजा कर चलना पड़ता है। तुम्हारा कद मेरे कद से बहुत ऊंचा सही, लेकिन चढ़ाई पर कमर सबको झुका कर चलना पड़ता है। हम देख रहे हैं, हम महसूस कर रहे हैं कि 2 फेज का जो इलेक्शन हुआ है उसमें भाजपा के नीचे से जमीन खिसक चुकी है। आपने देखा होगा कि इलेक्शन शुरू होने से पहले हर हथकंडा अपनाया भाजपा की सरकार ने, और इलेक्शन के दौरान भी हर हथकंडा अपना रही है। अरविंद केजरीवाल जी को जेल भेजा गया, उधर हेमंत सोरेन जी को जेल भेजा गया, 2 चीफ मिनिस्टरों को जेल भेजा गया, एजेंसियों का दुरुपयोग हर दिन। लेकिन तमाम साम दाम दंड भेद करने के बाद भी इस इलेक्शन को जनता भाजपा के खिलाफ लड़ रही है, क्योंकि जितने नारे थे इनके वो सारे झूठे साबित हो चुके हैं। इनका पहला नारा था बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, जो 2014 में दिया इन्होंने। और इस नारे का अंजाम क्या हुआ कि वो पेट्रोल डीजल जो 18 रुपए लीटर था, 60 रुपए लीटर था, वो 100 के पास पहुंच गया। गैस सिलेंडर 444 1000 के पार हो गई। आटा, चावल, दूध, दही, पनीर, छाछ, लस्सी, किस चीज पर टैक्स नहीं लगा दिया। ये भाजपा की सरकारें अपनी पसंद की फिल्में टैक्स फ्री करती हैं और कफन पर जीएसटी लगाती हैं, और उलट के हमसे कहती हैं कि कांग्रेस वालों बताओ 70 साल में किया क्या। एक दिन प्रधानमंत्री जी पार्लियामेंट में खड़े होकर पूछ रहे थे बताओ 70 साल में क्या किया। पीछे खड़गे जी बैठे थे दूसरी तरफ, पलट के मुझसे बोले इमरान मत बताना, जो बताओगे ये उसको भी बेच देंगे, इनका काम सिर्फ बेचने का है। ये कहते हैं 70 साल का हिसाब दो। मैं तो गुजरात में खड़ा हूं, मीडिया के साथी मेरी बात नोट करें। ये कहते हैं कांग्रेस वालों 70 साल का हिसाब दो। अरे मैं तो कहता हूं कि जो सरकार अपना चलाया हुआ 2000 का नोट 7 साल नहीं चला सकी, वो हमसे 70 साल का हिसाब मांगती है। जो सरकार अपना चलाया हुआ नोट नहीं चला सकी, वो देश क्या चलाएगी? नहीं चला सकते ये लोग। और इस बात को देश की जनता समझ गई है कि हर मामले को हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद इस पे ले जाना चाहते हैं। लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि देश की जनता इस इलेक्शन को मुद्दों पर लड़ रही है। जो इंडिया गठबंधन कह रहा है उन मुद्दों पर भरोसा कर रही है। हमने जो न्याय की बात की है, जो इंडिया अलायंस अवाम को बुनियादी मुद्दों की बात करते हुए कह रहा है कि हमारी सरकार बनी तो हम रोजगार देंगे। मैं यहां खड़ा हूं भरूच में, अंकलेश्वर हो, भरूच हो, ये वो इलाके हैं जो इंडस्ट्रियल इलाके हैं। ये जो जीएसटी लेकर के आए, जिसको राहुल जी ने जिसका फुल फॉर्म दिया गब्बर सिंह टैक्स, उसके सबसे ज्यादा शिकार तो आप लोग हैं। आपका कारोबार बर्बाद कर दिया इस गब्बर सिंह टैक्स ने।
ऐसे में ये इलेक्शन उस टैक्स का, इन तरह के कानूनों का बदला लेने का इलेक्शन। हमें कोई चिंता करवानी जरूर थी त्यारे આજના કાર્યક્રમમાં ઉમેદવાર તરીકે મારે કોઈ વિશેષ કહેવાની જરૂર નથી રહેતી, પણ જે રીતે 2014માં બહુ થવા મોંઘવારી કા માર અબ કી બાર મોદી સરકાર ના સ્લોગન સાથે આ લોકો આપણી વચ્ચે આવ્યા. પ્રજાને એવું હતું કે ઉદ્ધાર થઈ જશે, મોંઘવારી ઘટી જશે, અને લોકોએ ખોબલે ને ખોબલે એ લોકોને મત આપ્યા. મોંઘવારી તો ઘટી નહીં, મોંઘવારી વધી ગઈ. 2019માં પાછું નવું સ્લોગન લઈને આવ્યા, મોદી જી કો લાએંગે अच्छे दिन आएंगे. પૂરા દેશના લોકોએ મોદીજીને લાવી દીધા. એ 5 વર્ષ પર પૂરા થયા પણ अच्छे दिन કોઈને આવ્યા નથી. ત્યારે આ વખતે ફરી આ લોકો અબ કી બાર 400 કી પાર, 400 કી પાર, 400 કી પાર ના સૂત્રો આપી રહ્યા છે. પણ અમે છેલ્લા 2 મહિનાથી આ વિસ્તારોમાં ફરીએ છીએ. આ વિસ્તારના લોકો એવું કહી રહ્યા છે કે અબ કી બાર ભાજપ કી હાર, ભાજપ કી હાર, ભાજપ કી હાર. આ મોદીજીની ગેરંટીની વાતો કરે છે, પણ મોદીજીની કઈ ગેરંટી? જે મોદીજીએ પોતાના જશોદાબા સાથે અગ્નિની સાક્ષીમાં 7 ફેરા લીધા હતા, 7 જન્મોનું વચન આપ્યું હતું, ગેરંટી આપી હતી, એ જશોદા બાને નથી સાચવી શક્યા, તો તમને નામને શું કામ સાચવવાના છે? કોઈ ગેરંટી નથી ચાલવાની. ત્યારે આજે આપણા આ મંચ પરથી આપણે કહેવા માંગીએ છીએ કે જે રીતે અમે પોતે લડીએ છીએ આમની સામે નિડરતાપૂર્વક, અને અમને પણ હેરાન પરેશાન કરવામાં આવે છે. તમે જોયું હશે, હક અધિકારની વાતો કરીએ, આદિવાસીના જળ જંગલની વાતો કરીએ, તો એમના ગૃહમંત્રી અમિત શાહે અમને પણ હમણાં 4 દિવસ પહેલા જ્યારે રાજપાડીમાં આવ્યા હતા ત્યારે અર્બન નક્સલવાદની વાત કરી હતી કે ચૈતર વસાવા અહીં અર્બન લક્ષણ ફેલાવે છે. ત્યારે આજે આખો આદિવાસી સમુદાય તૈયાર થયો છે. ત્યારે મારા મુસ્લિમ ભાઈઓ, વડીલો, બુજુર્ગોને, મારી માતા બહેનોને વિનંતી કરું છું, આજે આખો ક્ષત્રિય સમાજ, આખો આદિવાસી સમાજ, આખો પાટીદાર સમાજ અને આખો દલિત સમાજ એક થઈ રહ્યો છે. ત્યારે તમે પણ તૈયાર થઈ જાઓ. આ વખતે આપણે भरूच लोकसभा जीतिए ने जीतिए कि प्रधानमंत्री जी के नारे क्या हुए। और मैं तो प्रधानमंत्री जी को चुनौती देते हुए कहता हूं कि साहस है तो अपने नारों के दम पे चुनाव लड़िए ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे चुनाव लड़िए। बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, इस नारे पर चुनाव लड़िए। सबका साथ सबका विकास, इस नारे पर चुनाव लड़िए। गुजरात आज ड्रग्स से जूझ रहा है, गुजरात आज पेपर लीक से जूझ रहा है। जिस गुजरात को प्रधानमंत्री जी अपना गृह राज्य कहते हैं, वहां पर स्थिति ये है कि कारोबार बर्बाद हो रहे हैं जीएसटी की वजह से। ड्रग्स ने युवाओं को अपनी जकड़ में ले लिया है। हर दिन कहीं ना कहीं किसी न किसी पोर्ट पर जो है हजारों करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़ी जा रही है। कौन लेकर के आ रहा है? क्या कर रहा है यहाँ का तंत्र, यहाँ का कानून व्यवस्था क्या कर रही है? पीएम ने कहा है राहुल गांधी अमेठी से भागे हैं रायबरेली। अमेठी और रायबरेली हमारे लिए दोनों परिवार की तरह, अमेठी और रायबरेली हमारे लिए दोनों बराबर है। अमेठी से लड़े, रायबरेली से लड़ाएं, एक ही बात है। प्रधानमंत्री जी के पास कोई मुद्दा नहीं है क्या? इस पर चर्चा करने के लिए परेशान है। कभी मंगलसूत्र पे चर्चा कर रहे हैं, कभी भैंस पे चर्चा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी की गरिमा के हिसाब से उनको अपनी बातें रखनी चाहिए। उनसे अनुरोध है कि मुद्दों पर बात करिए। आपने 10 साल में क्या किया है, इस पर बात करिए। नरेंद्र मोदी ने दिया से मुस्लिम के जुड़े हुए पार्टी से। आप जुड़े हैं क्या? कौन जुड़ा हुआ है? नहीं, देखिए, कांग्रेस पार्टी या इंडिया अलायंस किसी भी धर्म विशेष की बात नहीं करता। कांग्रेस पार्टी नहीं, इलेक्शन कमीशन को उनसे सवाल पूछना चाहिए कि किसी भी धर्म के खिलाफ वो क्यों बोल रहे हैं। और कोई भी राजनेता किसी भी धर्म के खिलाफ कैसे बोल सकता है? कांग्रेस पार्टी के सारे लोग यहाँ मौजूद हैं। कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष मौजूद हैं, इमरान प्रतापगढ़ी यहाँ मौजूद हैं। नहीं, वो आज किसी और कार्यक्रम में थी। सबकी अलग अलग भूमिकाएं हैं। स्टार कैंपेनर है, दूसरी जगहों पे प्रचार कर रही हैं। मेरी जिम्मेदारी लगी, मैं यहाँ आ गया। तो सब अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। इसको जबरदस्ती ट्विस्ट देने की कोशिश ना की जाए। उन्होंने आज एक बाइट में भी ये बात कही है कि जब पार्टी की तरफ से सीट दूसरे दल को चली गई तो हमारा समर्थन इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को है। सर घुसपैठिया पे क्या कहोगे? नरेंद्र मोदी ने एक इंटरव्यू में कहा
कि अहमद पटेल जी के घर से भी कांग्रेस को मत नहीं मिलेंगे, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो चेतर भाई के साथ है या उनका कुछ अंदर देखिए, विवाद चल रहा है? प्रधानमंत्री जी दरअसल बातों से खेलने की कोशिश करते हैं, शाब्दिक जादूगरी करने की कोशिश करते हैं। जहां सोनिया जी रहती हैं वो सीट भी गठबंधन में आम आदमी पार्टी को गई है, तो अब ये कहना कि जहां सोनिया जी रहती हैं वहां मत जो है कांग्रेस को नहीं मिलेगा। जहां उद्धव ठाकरे रहते हैं वहां पर सीट कांग्रेस पार्टी को मिली है, तो उद्धव ठाकरे कांग्रेस पार्टी को वोट करेंगे, तो इसका मतलब थोड़ी कि वो शिवसेना को वोट नहीं करेंगे। ये प्रधानमंत्री जी तो पढ़े लिखे हैं, थोड़ी पढ़ी लिखी बातें करनी चाहिए उनको। मोदी जी ने बोला है कि वो मुस्लिमों को उनके जीडीपी आरक्षण नहीं देंगे, उसमें विपक्ष की क्या राय है? नहीं, मोदी जी आरक्षण देना चाहते हैं क्या मुसलमानों को? ना देने का ना बोल रहे हैं, मैं जीते किसी को आरक्षण नहीं दूंगा मुस्लिम। नहीं, वो तो दूसरों का आरक्षण छीनना चाहते हैं ना, वो तो दलितों का आरक्षण छीनना चाहते हैं, वो तो आदिवासियों का आरक्षण छीनना चाहते हैं, इसीलिए तो संविधान बदलने की बात कर रहे हैं उनके नेता।